Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of economics. The topics that we would be covering in this lecture are utility, concept and assumptions, derivation of consumer equilibrium through cardinal approach. So moving on to our very first slide. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। हर एक कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है। अब आप बोलोगे नहीं भाई अंबानी की तो बहुत इनकम है। देखो जिसके पास जितना होता है ना उसको वो कम ही लगता है, तो इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो लिमिटेड है और उस लिमिटेड इनकम को इस तरीके से एलोकेट करना होता है अमंगस्ट डिफरेंट यूजर्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कि कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। सो बेसिकली हमको क्या करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कंज्यूमर की जो लिमिटेड मनी इनकम है उसका एलोकेशन करना है डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट यूजेस में इस तरीके से कि कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिले वो मैक्सिमाइज्ड हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे विच इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? इट इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, और कोई भी वस्तु कोई भी कमोडिटी आपके लिए तब उपयोगी है जब वो आपकी किसी ज़रूरत को पूरा कर सके। सो वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड यानी कि आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट, तब वो आपके लिए यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है। फिर है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? लेट्स से आपने एक यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया, फिर दूसरा यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया, फिर तीसरा यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया, आपने 3 एप्पल खाए। तो पहले एप्पल से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला होगा, दूसरे से कुछ मिला होगा, तीसरे से कुछ मिला होगा। सो तीनों एप्पल से जो सेटिस्फैक्शन मिला कंज्यूमर को उसका सम टोटल तीनों का मिला जुला के वो कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटीज एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड ऑन कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। अगर आपने किसी भी वस्तु किसी भी कमोडिटी का एक और यूनिट कंज्यूम किया तो उससे आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिला। मैं ऑलरेडी एक एप्पल खा चुकी थी, मैंने दूसरा एप्पल कंज्यूम कर लिया, तो सिर्फ और सिर्फ वो दूसरा एप्पल खाने से मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिला वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ऑल्दो इसको हम जो है अभी एक टेबल में न्यूमेरिकल वैल्यूज और डाटा के थ्रू समझेंगे। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आपको इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी गुड या सर्विस की भी होती है और मार्जिनल यूटिलिटी मनी की भी होती है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है मनी की उपयोगिता, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है आपके लिए। अभी हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब आप कॉन्स्टेंटली, ठीक है, किसी भी एक प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं तो आपको हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो पहले वाले से कम होता है। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला। डिमिनिशिंग मतलब वो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है, डिक्लाइन होता जाता है। जैसे कि आपने फर्स्ट एप्पल खाया, आपको बहुत भूख लगी हुई थी, आपका मन हुआ कुछ खाऊं तो आपने एप्पल खा लिया। तो आप जब फर्स्ट एप्पल खाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि आपकी भूख की जो ज़रूरत थी वो पूरी हुई है। फिर आपने बोला थोड़ी और भूख है, दूसरा भी खा लेते हैं, आपने सेकेंड एप्पल खाया, बट अब जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पेट आधा भर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और फिर आपने कहा चलो थोड़ी सी बहुत ज़रा सी भूख और बाकी है, तीसरा एप्पल भी खा लेते हैं, तब आपका सेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप 2 एप्पल खा चुके हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो है वो डिक्लाइन करता जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत धूप बहुत गर्मी थी और आप जो है बाहर से घर आए हैं, बाहर बहुत धूप और गर्मी थी, तो आप जैसे ही घर आएंगे आपने जो है पानी पिया, आपने जो है ठंडा ठंडा पानी पिया। जब आप पहला गिलास पानी का पीते हैं आपको एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि आप प्यासे होते हैं, थर्स्टी होते हैं। फिर जो है आपने दूसरा गिलास पिया तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरा पिया तो सेटिस्फैक्शन लेवल और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। वो जो पहला गिलास पानी का होगा वो आपको जितना तृप्त करेगा, जितना सेटिस्फैक्शन देगा, उतना सेकेंड और थर्ड गिलास नहीं देगा। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो क्या है? देखिए, आप जो है बाहर से धूप से आए, आपने घर आके तुरंत जो है पानी पिया, पहला गिलास पानी का आपने ताज़ा पी लिया, ठीक है, और दूसरा गिलास पानी का तब तक मम्मी आ गई, मम्मी ने फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के दे दिया या मटके का ठंडा पानी दे दिया, तब
तब हो सकता है कि सेकेंड गिलास ऑफ वाटर आपको पहले वाले से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे। क्यों? क्योंकि पहला गिलास तो आपने ताजे पानी का पिया था और दूसरा गिलास आपने ठंडे पानी का पिया है। लेकिन इस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बदल गई है, तो पानी ही, लेकिन पहला गिलास ताजा पानी, दूसरा गिलास ठंडा पानी। तो जहां पर क्वालिटी बदल जाती है चीज की, वहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। लेट्स से मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मैं चॉकलेट्स खा रही थी, सबसे फेवरेट मेरी 5 स्टार है, तो मैंने पहले जो है कैडबरी सिल्क खा ली, डेयरी मिल्क सिल्क खा ली, मैंने 1 खा ली, 2 खा ली, ठीक है, मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है। 3-4 डेयरी मिल्क सिल्क खाने के बाद मैंने 5वीं ना 5 स्टार खा ली, अरे मेरा सेटिस्फैक्शन तो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो 3-4 खाई थी वो डेयरी मिल्क थी, और अब 5वीं जो मैं खा रही हूँ वो 5 स्टार है। 5 स्टार मेरी फेवरेट चॉकलेट है। तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चीज की क्वालिटी बदल गई। पहले 4 यूनिट आप दूसरी चॉकलेट खा रहे हो और 5वां जो है आप कोई और चॉकलेट खा रहे हो, तो यहाँ पे भी चीज की क्वालिटी बदल गई। तो याद रखना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उन्हीं केसेस में अप्लाई होगा जहां पर आप पहली बात तो कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअसली कंजम्पशन कर रहे हैं, लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि 1 गिलास पानी अभी पिया, 1 गिलास 2 घंटे बाद, नहीं, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन हो रहा है। और दूसरी चीज, जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो सेम है। ठंडा पानी पी रहे हो तो सारे गिलास ठंडे पानी के हैं, एप्पल खा रहे हो तो सेम क्वालिटी का खा रहे हो। ऐसे नहीं कि एक रेड एप्पल खा रहे हो, एक गोल्डन एप्पल खा रहे हो, एक कश्मीरी एप्पल खा रहे हो, नहीं, क्वालिटी सेम होनी चाहिए। चॉकलेट खा रहे हो तो सारी जो है एक ही ब्रांड की सेम चॉकलेट होनी चाहिए है। सो सेम चीज का कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन अगर हम करते हैं लगातार, तो धीरे धीरे करके एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन पे जो हमको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है वो डिक्लाइन होता जाता है, कम होता जाता है। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये गुड या सर्विस पे अप्लाई होता है, याद रखना। दूसरा होता है मनी। अब मनी की बात करते हैं। याद रखना, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया, ये सिर्फ किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे अप्लाई होता है। जब हम किसी गुड या किसी सर्विस को कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, तब जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। मनी के केस में कुछ और है। तो सबसे पहले तो समझो, मनी की यूटिलिटी है आप लोगों के लिए। बिल्कुल, मनी आपके लिए तब तक उपयोगी है जब तक आप उससे कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट, कोई कमोडिटी, कोई सर्विस खरीद सकते हैं। सो मनी की यूटिलिटी एक्चुअली हमारे लिए क्या है, मनी की वर्थ क्या है? वो हमें जितना प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करके दे सकता है, वही मनी की यूटिलिटी है, वही मनी की वर्थ है, वही मनी की वैल्यू है। और मनी की ये जो वैल्यू है, क्या ये चेंज होती रहती है? जैसे गुड या सर्विस की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो डिक्लाइन होती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे हम कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है। क्या मनी के केस में भी यही चीज अप्लाई होगी? नहीं, मनी के केस में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ये देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। कैसे, वो भी समझाती हूँ मैं आपको। एक टाइम पे कोई व्यक्ति है, वो 10,000 रुपए कमाता था, तो वो एक एक पैसा सोच सोच के खर्च करता था, क्योंकि उसका बजट ही 10,000 था। उसे घर भी चलाना है, उसमें उसको जो है सारी फैसिलिटीज भी उसी में लेनी है, अगर कहीं घूमने जाना है तो भी उसी पैसे में से जाना है, मूवी देखनी है वो भी उसी पैसे में से, उसका टोटल बजट ही 10,000 है। तो वो बहुत सोच समझ के अपनी इस लिमिटेड रिसोर्स को एलोकेट करेगा, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करेगा। एक एक पैसे की कीमत जो है उसके लिए बहुत ज्यादा होगी। उसी व्यक्ति की सैलरी 10 साल बाद बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई, क्या अब भी वो उतना ही सोच के खर्च करेगा? नहीं, अब वो उतना सोच के खर्च नहीं करेगा। अब वो लेजर पे, एंटरटेनमेंट पे, मूवीज पे या ट्रिप्स पे ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है, और हर एक पैसा खर्च करने के लिए वो इतना ज्यादा सोचेगा नहीं, क्योंकि अब उसकी इनकम अच्छी खासी है। तो इस 10 साल के गैप ने उसके लिए जो मनी की यूटिलिटी थी वो बदल दी। 10 साल पहले उसके लिए मनी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, वो एक एक पैसा डरते डरते खर्च करता था। 10 साल बाद जब उसकी तनख्वाह अच्छी खासी हो गई, तो अब उसके लिए अभी भी मनी की वैल्यू है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है, लेकिन पहले के मुकाबले अब जो है मनी की वर्थ उसके लिए चेंज हो जाएगी। अब वो इतना सोच समझ के खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा मनी है। तो यानी कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी चेंज होती है, लेकिन बहुत लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कल मेरे लिए पैसा बहुत ज्यादा वर्थ था और आज उसकी वर्थ मेरे लिए कम हो गई। नहीं, एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने में मनी की यूटिलिटी चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए हम फिलहाल ये मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स में, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मार्जिनल मतलब extra satisfaction from spending extra unit of money,
तो आप एक एक पैसा जो खर्च कर रहे हो, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी जो आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, उसकी वर्थ आपके लिए सेम रहेगी। ऐसा नहीं सुबह मैंने 10 रुपए खर्च करे थे तो उसकी वैल्यू अलग थी, उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने 10 रुपए खर्च करे तो वर्थ अलग हो गई, दिन में खर्च करे तो अलग हो गई, शाम को खर्च करे तो अलग हो गई, ऐसा नहीं है। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कंपैरेटिवली कांस्टेंट रहती है, स्पेशली इन द शॉर्ट रन। हाँ, बहुत लॉन्ग रन में, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी वर्थ लोगों के लिए बदल सकती है, बट शॉर्ट रन में मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, मनी की वर्थ सेम ही रहती है। मनी जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप जो है जब एक एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप जो कुछ परचेज कर पा रहे हैं वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आप जो भी एक्स्ट्रा यूनिट स्पेंड कर रहे हैं उसकी वर्थ आपके लिए बदल नहीं जाती है, उसकी वर्थ आपके लिए उतनी ही रहती है इन द शॉर्ट रन। सो ये थे दो कंसेप्ट, याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट मान के चलेंगे हम लोग, और गुड या सर्विस की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होती है। यानी कि भाई गुड का तो ऐसा है कि अगर हम जो है 15 मिनट के अंदर 4 गिलास पानी के पी रहे हैं, तो जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा गिलास ऑफ वाटर पीते जाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाएगी। तो इसकी ये जो प्रोडक्ट या सर्विस होती है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, लेकिन मनी की मार्जिनल यूटिलिटी शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगी। फिर देखिए, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव करेंगे तो हमें कुछ अजम्पशंस लेके चलने हैं। वो अजम्पशन क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच। देयर आर टू अप्रोचेस, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। सो हम जो है इस लेक्चर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव करेंगे थ्रू कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच की खासियत ये है कि इसमें मानते हैं कि यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करी जा सकती है, उसको मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एप्पल खाया तो मैं बता सकती हूँ कि अच्छा मेरे को इससे 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और उसका यूनिट है यूटिल्स। जैसे वेट को मेजर करते हैं केजी में, वैसे ही यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूनिट है यूटिल्स। कि मैंने एक एप्पल खाया, मैं बोल रही हूँ मेरे को 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने दूसरा एप्पल खाया मुझे 8 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, या मैंने एक गिलास पानी पिया मुझे 15 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। तो सबसे बड़ा अजम्पशन ये है कार्डिनल अप्रोच का कि यूटिलिटी को आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन न्यूमेरिकल टर्म्स। फिर देखिए, हम मान के चलेंगे कि कंज्यूमर रैशनल है, उसकी इनकम लिमिटेड है और वो उसको इस तरीके से एलोकेट करना चाहता है कि उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि मनी की जो वर्थ है कंज्यूमर के लिए वो कांस्टेंट रहेगी शॉर्ट रन में, और जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, उस पर अप्लाई होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये कंसेप्ट किसका दिया हुआ है, अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ है। याद रखना, कंज्यूमर साइड की जो इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, डिमांड वाला चैप्टर हो गया, इनके जो मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स हैं वो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा ही दिए गए हैं। सो आई होप द assumptions मस्ट बी क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, लेकिन अब हम जो है डाटा के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। देखिए, ये यूनिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे हम जिस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उसके यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी क्या है कि अगर आपने एक यूनिट कंज्यूम किया तो उस एक यूनिट से आपको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। 2 यूनिट कंज्यूम किए हैं और 18 यूटिल का टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है। इसका मतलब पहली वाली और दूसरी वाली दोनों यूनिट मिला के आपको टोटल 18 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला है। 3 के आगे 24 लिखा है, मतलब 3 यूनिट अगर आपने किसी चीज के कंज्यूम किए हैं तो तीनों यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन का सम टोटल जो है वो 24 है। तो ये टोटल यूटिलिटी है। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिला एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके। सो 1 के आगे लिखा है 10 इसमें, ठीक है, यानी कि जब आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो 8 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। अब ये जो 8 लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है, पहले और दूसरे यूनिट का टोटल नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड यूनिट कंज्यूम करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। 3 के आगे 6 लिखा है तो ये दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड यूनिट कंज्यूम करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 6 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला।
अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि अगर हमें टोटल यूटिलिटी दे रखी हो तो हम मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, आपने जो है 1 यूनिट कंज्यूम किया, आपको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। 2 यूनिट कंज्यूम किए तो टोटल 18 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। तो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 8। 18 माइनस 10 दैट इज 8। ये होता है एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन ऑन कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा कमोडिटी। फिर है कि अगर आपने जो है टोटल 3 यूनिट कंज्यूम करे हैं तो टोटल सेटिस्फैक्शन आपको मिला 24। तो 2 यूनिट कंज्यूम करके आपको 18 सेटिस्फैक्शन मिला था, 3 यूनिट कंज्यूम करके 24 मिला है। यानी कि थर्ड यूनिट से एक्स्ट्रा कितना मिला? 24 माइनस 18 दैट इज 6। सो एक तो ये तरीका है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। फॉर्मूले में अगर इसको लिखे तो ऐसे लिखा जा सकता है TUN माइनस TUN माइनस 1। मैं आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ कैसे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑन कंज्यूमिंग nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताओ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग 5th यूनिट कितनी है, यूनिट भी बतानी पड़ेगी कि कौन से यूनिट की पूछ रहे हो। सो लेट्स से मैंने पूछा मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है ऑन कंज्यूमिंग 5th यूनिट, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा TUN की जगह आ जाएगा 5 क्योंकि हम 5th यूनिट की बात कर रहे हैं, माइनस TU, ये क्या है n माइनस 1, तो n क्या है 5, 5 माइनस 1 दैट इज 4। यानी कि 5th वाले यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से 4th वाले यूनिट की टोटल यूटिलिटी माइनस कर दो। सो 5th वाले की टोटल यूटिलिटी है 30 माइनस 4th वाले की टोटल यूटिलिटी 28, तो ये कितना आ गया 2, ये रहा 2। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना होता है, उससे जो पहले वाले की टोटल यूटिलिटी होती है बस उतना माइनस करना है। बट स्टिल मैं फॉर्मूला में इसलिए लिख के दिखा रही हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये n क्या है, ये n माइनस 1 क्या है। ये n का मतलब होता है जिस यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी पूछी गई है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना होता है n की जगह पे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप चाहो तो आप जो है डायरेक्टली टेबल से भी निकाल सकते हो। सिंपली क्या करना होता है, जिस यूनिट का पूछा जा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, उससे पहले वाले की टोटल यूटिलिटी उसमें से माइनस करते जाइए। याद रखना पहले वाले की माइनस करनी है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5th यूनिट पूछी जा रही है तो आप टोटल यूटिलिटी ऑफ 5th यूनिट में से टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th माइनस करेंगे। उल्टा मत कर देना कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी 5th यूनिट की पूछी है तो आप 6th वाले में से 5th वाले को माइनस कर दो, ऐसा नहीं करना है। याद रखना उससे एक पहले वाले की माइनस करनी होती है। ये बहुत बेसिक और बहुत माइन्यूट बातें हैं लेकिन इसमें मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमेशा याद रखना उससे पहले वाले की टोटल यूटिलिटी माइनस करनी है। देयर इज वन मोर फॉर्मूला, वो है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन n। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है 18, ठीक है, और पहले वाले की टोटल यूटिलिटी कितनी है 10। सो 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन n, चेंज इन n मतलब चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, सो 2 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 1 दैट इज 8, ये आ गया 8। सो इस तरीके से भी, इस फॉर्मूला से भी आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। सो लेट्स से सेकेंड वाले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी थी, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय सेकेंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट, 2 माइनस 1, ये हो गया 8 बाय 1 इज इक्वल टू 8। इस तरीके से भी मार्जिनल यूटिलिटी निकाली जा सकती है। अनदर थिंग, अगर मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी हो तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? सिंपली ऐड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले यूनिट की है 10, ठीक है, दूसरे वाले यूनिट की है 8, तो आपसे पूछा जाए कि 2 यूनिट्स से टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, तो आप कर देंगे 10 प्लस 8 दैट इज 18। फिर अगर थर्ड वाले यूनिट की भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है 6 और आपसे पूछा जाए कि बताओ 3 यूनिट्स कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, तो वो हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 6 दैट इज 24, ये रहा 24। अगर पूछा जाता है कि बताओ 4 यूनिट खाए हैं
तो जो है टोटल यूटिलिटी कितनी हुई है, तो आप सिंपली फोर्थ वाले को भी ऐड कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर से लेके नीचे तक ऐड करते रहें। अब जैसे थर्ड वाले की टोटल यूटिलिटी आई है 24 और फोर्थ वाले की मार्जिनल यूटिलिटी आपको दे रखी है 4, तो सिंपली ये हो जाएगा 24 + 4 दैट इज 28। इस तरीके से भी आप टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। फिर देखिए, अब हम जो है इसको डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग जो है एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी शो करनी है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ये वाई एक्सिस पे शो होगी। एक्स एक्सिस पे वी हैव टू शो क्वांटिटी। अब आप देखो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, 10 से 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30 इंक्रीज हो रही है। पहले तो यहाँ तक काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक इंक्रीज हो रही है और फिर जो है वो डिक्लाइन करने लगी। तो ये देखो टोटल यूटिलिटी कर्व पहले ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। फिर एक पॉइंट के बाद वो हल्का सा डिक्लाइन कर रही है। तो ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी शुरू से ही डिक्लाइन कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हुआ है कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए शुरू से ही डिक्लाइन कर रही है, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। तो ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन जो है वो डिक्लाइनिंग है। बट एक क्वेश्चन ये है कि क्या यूटिलिटी जीरो और नेगेटिव भी हो सकती है? ये देखिए इस पॉइंट पे हमने दिखाया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है और इसके बाद तो ये नेगेटिव है। जब इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस कर लिया तो मतलब ये नेगेटिव हो गई। सो इज इट पॉसिबल, क्या मार्जिनल यूटिलिटी जीरो या नेगेटिव हो सकती है? और अगर जीरो या नेगेटिव है तो क्या हम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे? क्यों मैं 6th यूनिट कंज्यूम करूंगी जब मुझे उससे जीरो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और मैं 7th यूनिट क्यों कंज्यूम करूंगी जब मुझे उससे नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आप गए शादी में किसी की, ठीक है, कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई, जलेबी या स्वीट डिश कोई बहुत पसंद आ गई। अब आपका जो है पेट तो भर गया लेकिन आपका मन नहीं भरा, इसीलिए आपने और खा ली और खाते जा रहे हो। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नील हो जाए। और हो सकता है इतना खा लिया कि घर आके वॉमिट हो रही है, तो माइनस हो गया भाई, नेगेटिव सेटिस्फैक्शन हो गया, ये तो उल्टा हो गया। तो ये केसेस पॉसिबल होते हैं। शादी ब्याह का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, शादी वाले घर में गए, हर कोई जो आपको मिल रहा है मिठाई ठूसता जा रहा है, ठूसता जा रहा है, लड्डू मुंह में ठूसता जा रहा है। यू डोंट वांट टू ईट बट स्टिल लोग ठूसते जा रहे हैं। तो ऐसे केस में भी क्या होता है, कई बार तबियत खराब हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। अब आपसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, स्टिल आपको किसी ने खिला दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। सो यानी कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। फिर देखिए डायग्राम में वो पॉइंट जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। मतलब बियॉन्ड दिस पॉइंट यू कैन नॉट कंज्यूम एट ऑल। इसके बियॉन्ड आप खुद से कंजम्पशन करना ही नहीं चाहते हो। हाँ, कोई जबरदस्ती मुंह में लड्डू ठुसा दे तो अलग बात है, बट इसके बियॉन्ड कोई भी रैशनल इंसान खुद से कंजम्पशन नहीं करना चाहेगा। ये वो पॉइंट है क्योंकि जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। अच्छा, फिर देखिए जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, गिर रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो ये देखिए नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, डिक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी। क्यों? देखो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी शुरू से ही डिक्लाइन कर रही थी और यहां तक डिक्लाइन कर रही है, टिल दिस पॉइंट यहां तक डिक्लाइन कर रही है मार्जिनल यूटिलिटी, तो भी हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। ये डायग्राम में भी देखो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है, फिर भी हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। क्यों? भले ही हम जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, कुछ ना कुछ तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। भले वो सेटिस्फैक्शन लेवल पहले वाले से कम है, पहले 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, फिर 8 का मिला, फिर 6 से मिला, तो पहले वाले से भले कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बट कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यानी कि टोटल यूटिलिटी में कुछ तो ऐड हो रहा है, तो इसीलिए टोटल यूटिलिटी क्या है, बढ़ रही है। मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, फिर भी टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है एट द डिमिनिशिंग रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है बट एट डिमिनिशिंग रेट। अब इसका क्या मतलब है, देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है
लेकिन पहले क्या हुआ, 10 से बढ़ के 18 हो गई, 8 यूनिट का इंक्रीज हुआ, फिर 18 से बढ़ के 24 हुई, केवल 6 यूनिट का इंक्रीज हुआ, फिर 24 से बढ़ के 28 हुई, केवल 4 यूनिट का इंक्रीज हुआ। तो टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज आ रहा है वो धीरे धीरे कम यूनिट्स का आ रहा है, कम यूटिल्स का आ रहा है। तो यानी कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे होगी। सो क्या रिलेशन निकल के आया मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में, कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है तब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है यहाँ पर जीरो और टोटल यूटिलिटी है यहाँ पर मैक्सिमम, दैट इज 30। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई है ना तो इसके बाद तो फिर नेगेटिव है मार्जिनल यूटिलिटी, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी इसका मतलब अब टोटल यूटिलिटी में कुछ ऐड नहीं होगा, टोटल यूटिलिटी में से माइनस होगा, 30 माइनस 2 दैट इज 28। तो यानी कि अब हमारी टोटल यूटिलिटी इसके बाद डिक्लाइन करेगी। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टोटल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई है, मतलब अभी तक टोटल यूटिलिटी में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था, भले कम कम ऐड हो रहा था लेकिन ऐड हो रहा था, इसके बाद तो माइनस होने लगेगा तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर जाएगी। सो जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, और फिर जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया तब टोटल यूटिलिटी में डिक्लाइन आ गया, वो गिरने लगा। So this is the relationship between marginal utility and total utility. Hope this is clear. Moving on to next slide. अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। वन कमोडिटी केस, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर के पास जो भी मनी इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी की तरफ लगा रहा है। अब उसको ये डिसाइड करना है कि वो कितने यूनिट्स उस कमोडिटी के परचेज करे सो दैट उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो मैक्सिमाइज्ड हो। तो देखिए, ऑल्दो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, कोई भी कंज्यूमर ऑब्वियसली एक कमोडिटी नहीं, वैरायटी ऑफ कमोडिटीज परचेज करता है। सो वैरायटी ऑफ कमोडिटी वाला केस हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम एक कमोडिटी का केस समझते हैं। और हम क्या मान के चलेंगे कि दो चीजें जो है वो गिवन है, एक प्राइस गिवन है और एक इनकम गिवन है, प्राइस एंड इनकम। कंज्यूमर की मनी इनकम लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं सकती, और प्रोडक्ट का जो प्राइस है मार्केट में वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये दो चीजें हम मान के चलेंगे। इसके अलावा जो अजम्पशंस हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि गुड या सर्विस पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। कंज्यूमर रैशनल है, उसको अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना है, और यूटिलिटी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। सो देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, द फॉर्मूला इज दिस, MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM। ये फॉर्मूला क्यों है, कहाँ से आया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM, ठीक है। MUX यहाँ पर X रिप्रेजेंट कर रहा है गुड को, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड X इज इक्वल टू MUM, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये जब बराबर होंगे तब हम बोलेंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कंज्यूमर है, उसको इनकम स्पेंड करनी है इस तरीके से कि उसका इक्विलिब्रियम लेवल आ जाए, उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। तो पैसा उसके पास से जा रहा है, पैसा उसके पास से जा रहा है, यानी कि मनी की जो यूटिलिटी है वो उसके हाथ से जा रही है, वो स्पेंड कर रहा है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये रिप्रेजेंट करेगा आउटफ्लो। पैसे देके उसने बदले में क्या खरीदा, गुड X खरीदा, तो उस गुड X को जब वो कंज्यूम करेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यानी कि इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड की, ये शो कर रही है इनफ्लो। पूरी इकोनॉमिक्स में याद रखना एक ही चीज अप्लाई होगी जब भी हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे, चाहे कंज्यूमर का चाहे प्रोड्यूसर का, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। देयर इज जस्ट वन थिंग बिहाइंड एवरी फॉर्मूला, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, इसको याद रखना, ठीक है। सो याद रखना, मनी जो है, मनी इज समथिंग दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। मैं पैसे खर्च कर रही हूँ, पैसा मेरे पास से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, पैसे की जो यूटिलिटी थी वो जा रही है फिलहाल मेरे पास से, सो आउटफ्लो हो रहा है। उस पैसे के बदले में मैंने कोई गुड खरीदा,
तो उस गुड को कंज्यूम करके मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इनफ्लो। सो दिस इनफ्लो शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो, वही इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। क्यों? इक्वालिटी क्यों होनी चाहिए दोनों के बीच में? वो इसलिए अगर एरो इस तरफ हो, मतलब कि आउटफ्लो ज्यादा है, जो आप मनी स्पेंड कर रहे हो उसकी वर्थ ज्यादा है और बदले में जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है उसकी वर्थ कम है, तो क्या आप पैसा खर्च करोगे उस प्रोडक्ट पे? नहीं करोगे। हम लोग जब परचेज करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। हमको ये लगता है कि हाँ वैल्यू फॉर मनी चीज है, तब हम उसको खरीदते हैं। वर्थ होती है उस प्रोडक्ट की हमारे लिए, तब हम उसको खरीदते हैं। अगर पैसे जितने मैं खर्च कर रही हूँ उन पैसों की मेरे लिए जितनी वर्थ है उतना मुझे सेटिस्फैक्शन उससे प्रोडक्ट परचेज करके नहीं मिल रहा है, तो मैं उस लेवल तक अपना कंजम्पशन क्यों बढ़ाऊंगी? नहीं बढ़ाऊंगी। और अगर एरो इस तरफ हो, ग्रेटर देन का साइन इस तरफ हो, यानी कि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, ठीक है, यानी कि मेरे पास से जो पैसा जा रहा है, जो पैसा मैं खर्च कर रही हूं उसकी वर्थ कंपैरेटिवली कम है, और बदले में जो मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है ना वो उसकी वर्थ ज्यादा है, वो मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो फिर यहां पर मैं कंजम्पशन रोकूंगी नहीं, मैं उस प्रोडक्ट के और यूनिट्स खरीदती जाऊंगी। भाई लेट्स से कई बार क्या होता है, सेल लगी होती है, हम लोग प्रोडक्ट खरीदने गए थे एक, लेकिन हमें सेल में दिखता है कि भाई माल सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं, वहीं पे अपना कंजम्पशन नहीं रोकते, एक की जगह 10 भी लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ से जो पैसा जा रहा है, जो आउटफ्लो हो रहा है, उसकी जो वर्थ है उससे कहीं ज्यादा वर्थ वाला प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। सो हमारा इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, और अगर ऐसा होगा तो कोई भी कंज्यूमर वहां पर अपना कंजम्पशन रोकेगा नहीं, वो और कमोडिटी परचेज करता रहेगा, वो और प्रोडक्ट्स परचेज करता रहेगा। तो यानी कि इन दोनों ही केसेस में आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे तो नहीं पहुंचे। इक्विलिब्रियम तो होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज्ड है एंड द पर्सन डज नॉट वांट्स टू मूव फ्रॉम दिस पोजीशन, इस पोजीशन से वो हिलना नहीं चाहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो। जितना पैसा आपके पास से जा रहा है उसकी जो वर्थ है, जो कमोडिटी आपके पास आ रही है वो आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रही है। फिर इस केस में कंज्यूमर अपना कंजम्पशन इसी पॉइंट पे स्टॉप कर देगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मैंने तो बात करी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है, कि पैसा जो है उसकी जो वर्थ है वो जा रही है हमारे पास से, और प्रोडक्ट जो है वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो इन्फ्लो है। ये प्राइस से क्यों डिवाइड किया गया है? फॉर्मूला MUX इज इक्वल टू MUM नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं है, ये रेशियो है MUX डिवाइडेड बाय PX। मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस का रेशियो है एंड दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, बट वाई? प्राइस का क्या लेना देना है? प्राइस का बहुत लेना देना है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स से आप एक शॉपिंग मॉल में गए, आपको एक ड्रेस पसंद आई, ठीक है, और वो ड्रेस 2000 रुपए की है। आपको लग रहा है कि यार इसकी वर्थ इतनी है नहीं, बट आपको बहुत पसंद है, तो आप बोलोगे चलो खरीद लेते हैं। तो आप गए बिलिंग कराने, ठीक है, और आपको वहां पर जो है उस सेल्स पर्सन ने बताया कि भाई अभी 50% ऑफ चल रहा है और इस ड्रेस की कीमत आपको 1000 रुपए पड़ेगी। आपकी खुशी दुगनी हो जाती है कि भाई मैं तो सोच रहा था या सोच रही थी कि मेरे को 2000 रुपए देने पड़ेंगे इस ड्रेस के लिए, लेकिन यहाँ पर तो सेल चल रही थी, एक्चुअल में हमको 50% का ऑफ मिल गया, हमको तो सिर्फ 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। भाई आपकी जो यूटिलिटी, आपका जो सेटिस्फैक्शन है, जो खुशी है ना, वो दुगनी हो जाती है कि वाह वाह मेरे को तो 1000 रुपए में यही चीज मिल गई जिसको मैं 2000 में खरीदने वाला या खरीदने वाली थी। सो यानी कि प्राइस का बहुत बड़ा रोल है आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करने में, आपकी यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। अगर वही प्रोडक्ट आप 2000 में लेते, कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलता रहता यार महंगा तो नहीं ले लिया, पसंद था इसलिए ले तो लिया, कहीं महंगा तो नहीं ले लिया, तो ऐसे केस में आपका सेटिस्फैक्शन कम होता। और वही वो चीज आपको सस्ते दामों में मिल गई तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो यानी कि प्राइस का अपना अलग रोल है, वो किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। सो इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, इसका रेशियो लेते हैं, और ये जो रेशियो होता है दिस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि इनफ्लो शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो। ये होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर कि ये फॉर्मूला कैसे बना, क्यों इसी पोजिशन पे इक्विलिब्रियम होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे।
यूनिट्स ऑफ गुड एक्स दे रखे हैं, कितने कितने कंज्यूम किए और उनसे आपको कितनी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है, तो पहले यूनिट से 14 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे से 12, तीसरे से 10, चौथे से 8, पांचवे से 6 और सिक्स्थ वाले से 0, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है आपके लिए। प्राइस फिक्स्ड है, 10 रुपए कीमत है प्रोडक्ट के एक यूनिट की, प्राइस फिक्स्ड है। अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स 14 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड एक्स 10, ठीक है, कितना आया 1.4। इसको किसके बराबर रख के देखना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर रख के देखना है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम ज्यादातर ये अज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 1, ज्यादातर हम ये अज्यूम करके चलेंगे। तो यानी कि ये जो हमारा रेशियो आया है 1.4, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, हम 1 से कंपेयर करेंगे। नाउ दिस 1.4 दिस इज ग्रेटर देन 1, याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को 1 मानते हैं। सो 1 से कंपेयर करेंगे, ये तो आ गया मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो गुड का, तो 1.4 आया। ये मनी की मार्जिनल यूटिलिटी से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर। तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंट करती है आउटफ्लो, पैसा तुम्हारे हाथ से जा रहा है, वो वर्थ तुम्हारे हाथ से जा रही है, बदले में जो प्रोडक्ट मिला उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो इनफ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है, मतलब तुम जितना पैसा खर्च कर रहे हो ना, तुम जितना पैसा दे रहे हो ना उस प्रोडक्ट के लिए, उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोडक्ट तुम्हें दे रहा है रिटर्न में। तो क्या आप अपना कंजम्पशन यहाँ पर रोकेंगे, नहीं, आप अपना कंजम्पशन यहाँ पर नहीं रोकेंगे, आप और परचेज करेंगे, आप सेकेंड यूनिट भी परचेज करेंगे, ठीक है। सेकेंड यूनिट से जो है क्या रेशियो बनता है, 12 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.2। अब ये जो 1.2 है इसको कंपेयर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, ये भी ज्यादा है, यानी कि अभी भी आपको जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं और उसके बदले में जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो अभी भी आप अपना कंजम्पशन कंटिन्यू रखेंगे, सेकंड यूनिट भी खरीदेंगे। अब थर्ड यूनिट पे आते हैं। सो थर्ड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 10 की, सो 10 डिवाइडेड बाय प्राइस 10, ये हो गया 1। अब ये बराबर हो गया 1 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट इज 1। अब ये बराबर हो गया। सो यानी कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहां पर हमारा जितना वर्थ ऑफ मनी हाथ से जा रहा है, जितना आउटफ्लो हो रहा है, बदले में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमको उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बस इस लेवल पे हम अपना कंजम्पशन रोक देंगे। यानी कि हम टोटल कितने यूनिट्स परचेज करेंगे, हम 3 यूनिट्स परचेज करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। सो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जो है कितने यूनिट्स परचेज करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकते हैं या कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आपको उतने यूनिट्स खरीदने हैं जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर कह लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को 1 माना है तो 1 के बराबर होना चाहिए। इसके आगे भी देखते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप 4th यूनिट कंज्यूम करते, तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी, रेशियो निकालो कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाय प्राइस दैट इज 10, 0.8। तो यहां पर क्या होता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है 1, वो ज्यादा है। तो यानी कि हम पैसे जो खर्च कर रहे हैं उसकी वर्थ ज्यादा है और उसके बदले में जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उससे हमें कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 0.8 ही मिल रहा है। सो क्या कोई भी कंज्यूमर इस पोजीशन तक आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा, वो थर्ड के बाद अपना कंजम्पशन कंटिन्यू नहीं रखेगा, क्योंकि उसका आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा, पैसा जो वो देगा उसकी वर्थ ज्यादा होगी और बदले में उसको जो प्रोडक्ट मिलेगा उससे सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, इसीलिए इस लेवल तक कोई भी नहीं आएगा अगर वो एक रैशनल कंज्यूमर है। तो इसीलिए हम हमेशा अजम्पशन लेके चलते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ रैशनल कंज्यूमर। और उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्लाइन ही होती जाएगी, तो कोई भी कंज्यूमर जो है नहीं आना चाहेगा यहां तक। सो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल गया। अब इसी चीज को अगर डायग्राम में प्लॉट करना हो तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी को सबसे पहले, क्योंकि डिक्लाइनिंग है, हमने पहले भी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व देखा था, कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, डिक्लाइनिंग लाइन, ठीक है। सो ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, 14, 12, 10, 8, 6, 0, तो ये देखो डिक्लाइनिंग लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। 1 क्वांटिटी दिखानी है हमको एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो 1 क्वांटिटी पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 14, तो ये देखो 1 और 14, ये पॉइंट प्लॉट हो गया, इस तरीके से प्लॉट करना है।
क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। फिर 2 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी है 12, तो ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी 12 और यूनिट 2। फिर देखो 3 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी है 10, तो ये देखिए 10 और ये 3rd यूनिट। इस तरीके से जो है हमको प्लॉट करना है। हमारा जो है ये कर्व आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर देखिए प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, 10 है। सो ये चाहे 1 यूनिट खरीदो, चाहे 2 खरीदो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, सब पे प्राइस कितना रहेगा 10। तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, प्राइस 10 ही रहेगा। और एक चीज और, फॉर्मूला है MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम 1 मान के चलते हैं, तो क्योंकि इसको 1 मान लिया, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, MUX इज इक्वल टू PX। ये PX जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, सो MUX इज इक्वल टू PX। ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। सो मार्जिनल यूटिलिटी एक डिक्लाइनिंग लाइन हो गई, प्राइस जो है वो ये कांस्टेंट हो गया। जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट करेंगे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इस तरीके से भी इक्विलिब्रियम निकाला जा सकता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जहां पर बराबर था वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो हम 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खरीदेंगे तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पर भी देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, ये दोनों लाइंस जहाँ पर मीट करेंगी वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PX राइट हैंड साइड की ओर चला जाएगा इक्वेशन के, तो ये इक्वेशन जाएगी MUX इज इक्वल टू PX। ये फॉर्मूला भी हो सकता है। अब जो है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई जगह जो है इतना डिटेल में नहीं लिखा होता है, कई जगह डायरेक्टली इतना लिख देते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है, MUX इज इक्वल टू PX। तो आप समझ जाइएगा कि ये कैसे डिराइव हुआ है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM। ये MUX डिवाइडेड बाय PX ये कहलाता है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स टू प्राइस ऑफ एक्स। दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, बट क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मानते हैं, 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लेंगे मल्टी कमोडिटी केस, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे डिराइव करें कंज्यूमर का, जब कंज्यूमर सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं। ये सब नाम क्यों दिए गए हैं पहले ये समझते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में। देखो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन थी हमारी, MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM। ये कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की जब एक ही कमोडिटी का केस था। अब क्योंकि एक्चुअल में रियल लाइफ में कंज्यूमर बहुत सारी कमोडिटीज कंज्यूम करता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY इज इक्वल टू MUNth डिवाइडेड बाय PNth इज इक्वल टू MUM। ये nth का मतलब है जितनी भी कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY। अगर एक तीसरी कमोडिटी होती तो हम लिखते हैं इज इक्वल टू MUZ डिवाइडेड बाय PZ। एक और कमोडिटी होती तो उसकी भी बराबरी लिखते हैं और ऐसे इक्वल टू करते जाते हैं, एंड में इट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इतना तो मैं आपको समझा चुकी हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कंडीशन कैसे आई, इसी कंडीशन पे इक्विलिब्रियम क्यों होगा, ये तो हम समझ चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि ये क्यों, कि लेट्स से अगर कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी जरूरी क्यों है इक्विलिब्रियम में, ऐसा क्यों जरूरी है।
इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। वो तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि पैसा खर्च कर रहे हो, जितना खर्च करोगे बदले में वही प्रोडक्ट खरीदोगे ना जो उतना सेटिस्फैक्शन आपको देगा। तो ये तो समझ में आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर क्यों होना चाहिए। लेकिन आप जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम करो सबकी मार्जिनल यूटिलिटी आपस में क्यों बराबर होनी चाहिए, क्यों इक्वल होनी चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझो। और उससे पहले एक चीज और, यहां पर भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y नहीं लिखा है, रेशियो लिखा है। दिस रेशियो शुड बी इक्वल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x टू प्राइस ऑफ गुड x, ये रेशियो शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। रेशियोज शुड बी इक्वल। और ये रेशियो में नीचे प्राइस क्यों लिखा जाता है ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि प्राइस की वजह से सेटिस्फैक्शन लेवल ऊपर या नीचे हो सकता है, जो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था। अब जो चीज हमें समझनी है कि जितने भी प्रोडक्ट्स एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है सबसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर क्यों हो, तभी क्यों इक्विलिब्रियम में होंगे। बिकॉज अगर किसी एक प्रोडक्ट से कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो दूसरे प्रोडक्ट से पैसा निकाल के उस प्रोडक्ट में लगा देगा ना जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल्स, दो ऑप्शन है, एप्पल लूं बनाना लूं। मैं सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एप्पल और सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बनाना ले रही हूँ, लेकिन एप्पल से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ ज़्यादा है, और बनाना से कंपैरेटिवली मुझे जो है कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, बनाना थोड़ा कम खरीदूंगी, बनाना पे जो मैं पैसे खर्च कर रही थी वो पैसे मैं बचाऊंगी, और वो पैसे मैं कहाँ लगा दूंगी, एप्पल में। क्यों? क्योंकि मुझे एप्पल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दिस लॉजिक विल अप्लाई, दिस केस ऑफ सब्सटीट्यूशन विल अप्लाई। हम सब्सटीट्यूट करेंगे, जो प्रोडक्ट हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है हम उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे उस प्रोडक्ट की जगह पे जो हमको कम सेटिस्फैक्शन दे रहा था। और ये सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर नहीं हो जाता। इसीलिए जितनी भी कमोडिटीज एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है सबसे मिलने वाला ये जो सेटिस्फैक्शन का रेशियो है ये बराबर होना चाहिए है, तभी MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY। अगर ये ऐसे होता है, इक्वल टू की जगह मैं इधर लगा दूं ग्रेटर देन का साइन, तो MUY की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, मतलब जो Y गुड है वो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसकी यूटिलिटी मेरे लिए ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगी, X कमोडिटी से थोड़ा सा पैसा निकालूंगी और वो Y कमोडिटी खरीदने में लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि Y वाली मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो ये जो है सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दो कमोडिटी या जितनी भी कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उनसे मिलने वाला ये सेटिस्फैक्शन रेशियो बराबर नहीं हो जाता। इसीलिए इट शुड बी इक्वल, किसी एक तरफ भी ग्रेटर देन का साइन होगा तो सब्सटीट्यूशन होता रहेगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन का। ठीक है, तो ये जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ये जो MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY है, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। इक्वी मींस इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी जितने भी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर कंज्यूम करेगा सबसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन रेशियो सबकी यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए है। इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, बिकॉज अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो फिर सब्सटीट्यूशन चलता रहेगा, इसीलिए जो है इसको लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं। और इसको जो है गॉसिन सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, गॉसिन ऑथर का नाम है। सो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गॉसिन सेकेंड लॉ क्या है, तो गॉसिन जो है वो ऑथर का नाम है जिन्होंने एक कंसेप्ट क्रिएट किया था, इसीलिए इसको गॉसिन सेकेंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो गॉसिन का अगर सेकेंड लॉ है तो फर्स्ट लॉ भी कुछ होगा। तो गॉसिन का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने पढ़ा था। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसिन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसिन का सेकेंड लॉ बोला जाता है, और गॉसिन का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ स्कैर्सिटी। ये क्या है, फर्स्ट और सेकेंड तो हमने पढ़ लिया। लॉ ऑफ स्कैर्सिटी क्या है? लॉ ऑफ स्कैर्सिटी ये कहता है कि रिसोर्सेस की कमी है, स्कैर्सिटी है, तभी तो हमको जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचना पड़ रहा है, तभी तो हमको रिसोर्सेस एलोकेट करनी पड़ रही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस को, इनकम को इस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो। लेकिन अगर अनलिमिटेड इनकम होती तो वो कितना भी कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता था, एलोकेट करने की या डिसीजन मेकिंग की बात ही नहीं आती। सो ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। सो गॉसिन का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ स्कैर्सिटी, जो कि कहता है कि रिसोर्सेस की कमी के कारण, स्कैर्सिटी के कारण
कारण ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम को राइट तरीके से एलोकेट करना पड़ता है। Another thing, एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई हाउ इज इट पॉसिबल कि जितने भी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर परचेज कर रहा है सबसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी सेम हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? एक मैं पेन भी खरीद रही हूँ, एक मैंने शर्ट भी पहनी है, क्या पेन का और शर्ट का दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं, बट ये रेशियो जरूर सेम हो सकता है। क्यों? आप एग्जाम्पल देखो। लेट्स से एक शर्ट परचेज करी गई और एक पेन परचेज करा गया। ऑब्वियस सी बात है, पेन जो है उसकी यूटिलिटी कितनी होगी? लेट्स से हम मान लेते हैं कि पेन की यूटिलिटी है 100, ठीक है। तो शर्ट की यूटिलिटी तो उससे बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? पेन कितना चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, और शर्ट को आप 2 साल, 4 साल, 6 साल भी पहन सकते हो। तो शर्ट की यूटिलिटी ऑब्वियस सी बात है पेन से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल पेन से ज़्यादा होगी, ठीक है। सो लेट्स से शर्ट की यूटिलिटी है 10,000। तो अब क्या ये 10,000 और 100 ये बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये तो बराबर नहीं हो सकते। शर्ट की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो सालों साल चलती है। पेन की यूटिलिटी कम है, वो भैया सिर्फ और सिर्फ 2-4 दिन या हफ्ते भर चलेगा। अब बात करते हैं इनके प्राइस की, कि इनका प्राइस क्या है। सो लेट्स से पेन का प्राइस है 10 रुपीज़ और शर्ट का प्राइस है 1000 रुपीज़। ठीक है। शर्ट ऑब्वियस सी बात है महंगी आती है, 800-1000 रुपए की आती है। पेन जो है वो 5 या 10 रुपए का आता है। अब रेशियो निकालो। सो MUX डिवाइडेड बाय PX, दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू पेन की यूटिलिटी 100 डिवाइडेड बाय पेन कितने का है? 10 रुपए का है। अब देखो बराबर हो गया ना, 10 इज इक्वल टू 10। अब समझ में आया प्राइस की इंपॉर्टेंस कितनी है इसमें? ये जो प्राइस डिनोमिनेटर में है, डायरेक्टली तो मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो ही नहीं सकती ना। एक तरफ पेन है, एक तरफ खाना खा रहे हो, एक तरफ कपड़े पहन रहे हो, क्या सबकी यूटिलिटी सेम हो जाएगी? क्या नहीं। लेकिन हम कंपेयर करते हैं प्राइस से। हर किसी प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो उसके प्राइस के अकॉर्डिंग होती है। उसकी वर्थ कहीं ना कहीं उसका प्राइस भी डिसाइड करता है। तो इसीलिए जो है प्राइस से डिवाइड किया जाता है। और ये जो रेशियो है, ये रेशियो बराबर होना चाहिए है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलत करते हैं कि अच्छा भाई मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर नहीं होती हैं। मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ अनदर गुड, ये बराबर होना चाहिए, ये रेशियो बराबर होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अच्छा, अब इसी को लिखने के और क्या क्या तरीके हैं देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो MUX के नीचे इधर आ जाएगा MUY, और ये PX इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा PX डिवाइडेड बाय PY। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो दोनों प्रोडक्ट के प्राइस के रेशियो के बराबर होना चाहिए है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MRSXY। एक चीज और याद रखना, गड़बड़ मत करना, ये MRSXY लिखा है, इसको ऐसे मत लिख देना MRSYX। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले कौन सा लेटर आया, बाद में कौन सा लेटर आया। अगर MUX है, गुड X ऊपर आ रहा है, प्राइस ऑफ X ऊपर आ रहा है, तो इसमें भी X पहले आएगा, Y बाद में आएगा। ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई। आप गुड एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हो गुड वाई की जगह पे, गुड वाई की जगह पे आप गुड एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हो। एक्स ऊपर आएगा, याद रखना MRSXY में जो पहले आएगा वही फॉर्मूला में ऊपर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वाई पहले लिख दोगे तो फिर वाई ऊपर आएगा। तो ये माइन्यूट सी चीजें होती हैं जो कि बहुत ध्यान रखनी है। लेकिन हमने इसको जो है ऐसे क्यों लिखा, MRSXY क्यों लिखा? MRS मतलब क्या? MRS मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन से ही फॉर्मूला डिराइव हो रहा है।
लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी से, ठीक है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस कमोडिटी को ज़्यादा परचेज करेगा, दूसरी कमोडिटी में से पैसा निकालेगा और उस कमोडिटी में लगा देगा जिससे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो ये सब्सटीट्यूशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये रेशियोज बराबर नहीं हो जाते दोनों कमोडिटीज़ के। सो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसीलिए हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के तौर पे, और इसको हम बोल सकते हैं पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई को प्राइस रेशियो बोल सकते हैं। इसी चीज को अगर डायग्राम में प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास दो प्रोडक्ट है, तो देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे तो क्वांटिटी दिखाते हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे यूटिलिटी दिखाते हैं। तो एक तरफ हम दिखाएंगे गुड एक्स की यूटिलिटी, और दूसरे पे इस तरफ से, फिर इस तरफ से हम दिखाएंगे गुड वाई की यूटिलिटी। सीधे सीधे जो रेशियो होता है एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स वो प्लॉट कर देंगे हम। सो एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स जो रेशियो आएगा वो प्लॉट करेंगे, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है, डिक्लाइनिंग होती है, तो ये रेशियो भी डिक्लाइनिंग ही होगा। सो ये एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स की लाइन इधर से बनेगी, एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई की लाइन इधर से बनेगी, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, जहां पर ये तीनों मीट करेंगे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अभी भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसीलिए इसमें नंबर्स नहीं लिखे हैं, नेक्स्ट डायग्राम जो है वो नंबर्स के साथ है। हालांकि इसके डायग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशंस, ये फॉर्मूलाज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली प्लॉट करना है। एम यू एक्स बाई पी एक्स का रेशियो निकालो, प्लॉट कर दो, एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई का रेशियो निकाला और प्लॉट कर दिया, जहां पर ये मीट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के साथ, वो पॉइंट इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बट ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में, उसमें आपको डायग्राम वगैरह बनाने को तो आता नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डायग्राम की शेप क्या है। और इस वाले में ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें डायग्राम की शेप से भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है, क्यों, यहाँ पर इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रॉपरली डिराइव करेंगे थ्रू डायग्राम, वहाँ पर डायग्राम की इंपॉर्टेंस होगी, यहाँ पर डायग्राम की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, फिर भी एक बार विद नंबर्स भी देख लेते हैं। और एक चीज़ और, फॉर्मूला अपना ये है, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम यू वाई नीचे आ जाएगा और ये पी एक्स ऊपर चला जाएगा। सो ये हो गया एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। एम यू एम को यूजुअली हम लोग क्या मानते हैं, 1, ठीक है, तो इसको खाली ऐसे भी लिख सकते हैं, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। और अगर हम ये और अज्यूम कर ले कि पी एक्स और पी वाई यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1-1 हो जाएंगे अगर दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होके एम यू वाई इधर चला जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो वो एम यू वाई रहेगा, तो यानी कि एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 है और प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस वाई है। कई बार ऐसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी दे देते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एम यू एम इज इक्वल टू 1 है और प्राइस ऑफ गुड एक्स प्राइस ऑफ गुड वाई के बराबर है, तो बताओ इक्विलिब्रियम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रह जाएगा, तो फिर फॉर्मूला ये रह जाएगा एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई। देखो प्लॉटिंग कैसे होती है, यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं जो यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर भी नंबर्स लिखे हुए हैं जो यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुड एक्स की यूटिलिटी को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुड वाई की यूटिलिटी को। दो गुड है, दो कमोडिटी है। यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखेंगे तो ये जो सीधी लिखी हुई है लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रिप्रेजेंट कर रही है कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी को, और इधर से चालू करेंगे लिखना, ये 0 1 2 3 4 5 6 इधर से चालू किया है लिखना, ये रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लास्ट में क्या बचता है, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई। सो एम यू एक्स की लाइन ड्रॉ करो, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्लाइनिंग होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नीचे गिरती रहती है, डिक्लाइन करती रहती है, सो ये एक डिक्लाइनिंग लाइन है। सो एम यू एक्स की लाइन इधर से बनेगी, एम यू वाई इधर से बनेगी, जहां पर ये दोनों मीट करेंगे सिंपली वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला।
अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है MUX डिवाइडेड बाय PX, MUI डिवाइडेड बाय PY, ये रेशियोज प्लॉट करते, ये रेशियो भी प्लॉट करते तो भी लाइन जो है नीचे की ओर ही आती, डिक्लाइनिंग ही होती, ऐसे ही इक्विलिब्रियम निकलता। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है कांस्टेंट MUM, इसका मतलब ये नहीं है कि ये MUM प्लॉट हुआ है, MUM को तो 1 माना है, ये तो खाली लिखा हुआ है। यहां पर ये देखो कितना आ रहा है 25, ये देखो कितना आ रहा है 25, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही है 25। कब? जब कोई भी कंज्यूमर, ये देखो 8 यूनिट कंज्यूम कर रहा है गुड एक्स के, गुड एक्स के कितने यूनिट्स, 8 यूनिट्स, और गुड वाई के लिए इधर से काउंट करोगे, सो गुड वाई के लिए इधर से काउंट करोगे तो ये आएगा 12, सो गुड वाई के 12, सो गुड एक्स के 8 यूनिट्स और गुड वाई के 12 यूनिट्स जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी उसके लिए सेम होगी, कितनी होगी 25। ये देखो इस पॉइंट पे दोनों की यूटिलिटी कितनी आ रही है 25 बराबर आ रही है, सो ये होगी 25। ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, सो 25 जब वो गुड एक्स के 8 यूनिट और गुड वाई के 12 यूनिट कंज्यूम करेगा, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इतना परचेज करना चाहिए है, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन देती हूँ, देखो यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, अजम्पशंस क्या हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो इक्वेशंस मैं बार बार बता रही हूँ, इक्वेशंस पर बेस्ड आता है क्वेश्चन, ये डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है इस चैप्टर से, इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आ सकता है वो देखिए। सो लेट्स प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नाउ। तो देखिए क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें कंज्यूमर की मनी इनकम दे रखी है $5, प्राइस दे रखा है दो प्रोडक्ट्स का, गुड 1 $2 एंड गुड 2 $1। फिर हमें टेबल दे रखी है जिसमें हमें यूनिट ऑफ गुड 1 और उसके अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, ऐसे ही यूनिट्स ऑफ गुड 2 और उसके अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। अब हमें निकालना है कि कंज्यूमर जो है वो कितने यूनिट्स परचेज करे दोनों गुड्स के, सो दैट वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी कर ले और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, प्लस उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज्ड हो। तो देखिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1, इसका जो है रेशियो निकालेंगे प्राइस के साथ। तो देखिए प्राइस ऑफ गुड 1 क्या है $2, सो 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 12, 18 divided by 2 equal to 9, 12 divided by 2 is equal to 6 and 6 divided by 2 is equal to 3। ऐसे ही हम रेशियो निकालेंगे गुड 2 के लिए, तो गुड 2 का प्राइस क्या है $1, so 9 divided by 1 is equal to 9, 8 divided by 1 is equal to 8, 5 divided by 1 is equal to 5 and 1 divided by 1 is equal to 1। ये हमने रेशियो निकाल लिया मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ गुड 1 का एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ गुड 2 का। हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई। तो अब ये देखिए ये रेशियो कहाँ पर बराबर हो रहे हैं टेबल में, ये देखिए और कहीं तो नहीं, ये 9 है और ये भी 9 है, यहाँ पर ये रेशियोज बराबर हैं, तो यानी कि गुड 1 के कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स, और गुड 2 के कितने यूनिट, 1 यूनिट परचेज करने चाहिए हैं कंज्यूमर को। सो गुड 1 के 2 यूनिट्स और गुड 2 के 1 यूनिट ये परचेज करना चाहिए है, तो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। एक चीज और देखते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो देखो एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स इन 2, गुड 1 का प्राइस कितना है $2, तो यानी कि ये हो गया $4। और एक्सपेंडिचर देखिए गुड 2 पे कितना हो रहा है, 1 यूनिट परचेज किया है और प्राइस क्या है $1, सो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू $1, टोटल कर देंगे तो $5, ये हुआ टोटल एक्सपेंडिचर।
और बजट कितना था, यानी कि इनकम कितनी थी कंज्यूमर की, $5। तो देखो जब वो ये दोनों गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, 2 यूनिट और 1 यूनिट क्वांटिटी, तो वो अपनी टोटल मनी इनकम स्पेंड करके इक्विलिब्रियम की पोजीशन तक पहुंच रहा है, अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर रहा है। बट इन एवरी केस, इन एवरी क्वेश्चन इट इज नॉट कंपल्सरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही केस हो कि जितना टोटल एक्सपेंडिचर बन रहा है उतनी ही टोटल इनकम भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी होती है ये कंडीशन, इस कंडीशन के द्वारा ही आप इक्विलिब्रियम निकालेंगे। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में इकोनॉमिक्स में जो है यही होता है कि बजट या और टोटल एक्सपेंडिचर मैच कर जाता है, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जो है सेव नहीं कर रहा। सेविंग वाला कंसेप्ट मैक्रो में पढ़ते हैं, माइक्रो में हम मान के चलते हैं कंज्यूमर के पास जितनी इनकम है वो सारी इनकम स्पेंड कर रहा है टू रीच द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो अपनी सारी रिसोर्सेस एलोकेट कर रहा है और जो है सारा का सारा मनी इनकम स्पेंड कर रहा है टू परचेज द प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम मान के चलते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैच हो जाता है, बट नॉट इन एवरी क्वेश्चन। ये मत अज्यूम कर लेना कि हर क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप जो एक्सपेंडिचर निकालोगे वो इनकम के साथ मैच होना ही चाहिए। हर क्वेश्चन में इट इज़ नॉट कंपल्सरी। सो इसी के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल अप्रोच ओवर। नेक्स्ट में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। थैंक यू।